नमस्ते एवरीवन। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित पुत्र प्रेम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। लेखक के बारे में, पुत्र प्रेम इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: प्रेम पचीसी, प्रेम तीर्थ, गबन, निर्मला सेवा सदन इत्यादि। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं हम। ये कहानी पुत्र प्रेम एक यहाँ पे कहानी का जो एक प्रमुख किरदार है चैतन्य दास, बाबू चैतन्य दास की हृदयहीनता से अंत में वो पहले कैसे हृदयहीन है, इमोशनलेस है, और अंत में उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसकी एक मार्मिक कहानी है, मार्मिक इमोशनल कहानी है। कहानी में ये संदेश दिया जाता है, कहानी का उद्देश्य भी कह सकते हैं कि मानवीय रिश्ते धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। हमें अपने जीवन में धन संपत्ति से ज्यादा अपने रिश्तों, प्रेम, मानवीय रिश्तों को अ, ज्यादा मानना चाहिए। कहानी की शुरुआत करते हुए बाबू चैतन्य दास, जो हमारे कहानी के एक प्रमुख किरदार है, ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और वह केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी करते थे। यथा योग्य व्यवहार, प्रैक्टिकल यूसेज। बाबू चैतन्य दास इकोनॉमिक्स बहुत पढ़े थे और वे उसे उसका प्रैक्टिकल यूज भी करते थे। हिंदी में आप सिंपल हिंदी में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का व्यावहारिक उपयोग करते थे, जिंदगी में उपयोग करते थे। वे वकील थे। बाबू चैतन्य दास कैरेक्टर स्केच, फर्स्ट पॉइंट, वे वकील थे। दो तीन गांवों में उनकी जमींदारी भी थी। जमींदारी ब्रिटिश के जमाने में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम रहता है, तो उनके पास जमीन थी, लैंड था, बैंक में कुछ रुपए भी थे। तो यहाँ मतलब बाबू चैतन्य दास एक, हम कह सकते हैं, धनी व्यक्ति थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। मीनिंग, अर्थशास्त्र के ज्ञान, उनको जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज था, उस एज अ उसका फल था कि आज उनके पास इतना धन था। जब कोई खर्च सामने आता, तब उनके मन में स्वभावत प्रश्न होता था। मतलब चैतन्य दास का ये स्वभाव था, जब भी उनका उनके सामने कोई खर्च आता था कि जहाँ खर्चा करना हो, स्पेंड करना हो, तो वो क्या अपने आप से क्वेश्चन करते थे, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का? अगर मैं ये स्पेंड करता हूँ, अगर ये मैं खर्चा करता हूँ, तो क्या इससे मेरा भला होगा या किसी अन्य, किसी और इंसान का? यदि दो में से किसी का भी कुछ उपकार न हो, मतलब या तो मेरा या किसी और का फायदा नहीं होता है, तो वो बड़ी निर्दयता, निर्दयता मतलब बिना दया किए, बिना कुछ सोचे उस खर्च का गला दबा देते थे। वो खर्चा नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अगर इससे मेरा या किसी और का कोई भला नहीं हो रहा है, तो मुझे खर्चा नहीं करना है। यह एक इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल होता है, उसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से उसका उपयोग करते थे। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब यूजलेस, फिजूल खर्ची को वे विष के समान समझते थे, विष, पॉइजन के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। इस लाइन को, इस पंक्ति को यथार्थ समझाइए, इसका मतलब समझाइए। तो एग्जाम में अगर पूछे तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे, तो अर्थशास्त्र के जो नियम थे, उन नियमों को उन्होंने अपने जीवन में इतना उपयोग किया था कि वे उनके जीवन स्तंभ, मतलब पिलर, पिलर ऑफ लाइफ हो गए थे। वे हर कुछ वैसे ही सोचते थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। पेशा मतलब बाय प्रोफेशन। बाबू साहब के दो पुत्र थे। बाबू साहब कौन? वही चैतन्य दास जी। बड़े का नाम था प्रभुदास। दो बेटे थे, एक प्रभुदास और छोटे बेटे का शिवदास। दोनों कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। एक श्रेणी मतलब एक क्लास का, मतलब एक डेढ़ साल का ही फर्क फर्क होगा उनमें। तो एक श्रेणी का अंतर था। दोनों बेटे कैसे थे? कैरेक्टर स्केच, चतुर थे, होशियार थे, युवक थे, यंग,
नौजवान युवक थे, चतुर, होशियार, और प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। प्रभुदास जो बड़ा बेटा था, पिता उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, ऐसा लेखक ने कहा है। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी। अपने बड़े बेटे से वो ज्यादा प्यार क्यों करते थे? क्योंकि चैतन्य दास को लगता था कि उनमें अच्छा एक उत्साह होता है जीवन के लिए, वे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये वाली भावना थी। इसलिए वे अपने बड़े पुत्र से ज्यादा प्यार करते थे। पिता को उसकी जात से बड़ी आशाएं थी। जात से यहाँ, जात मतलब रिलीजन नहीं है, उसकी जात मतलब उनके इन गुणों से, उनका जो कैरेक्टर है, इन गुणों से उन्हें बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्योन्नति मतलब विद्या प्लस उन्नति, हायर एजुकेशन, हिंदी सिंपल हिंदी में वे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, बाहर भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे, बहुत बड़ा वकील। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी, अभिलाषा उनकी इच्छा थी। तो चैतन्य दास जी कैसे थे? अर्थशास्त्र को मानने वाले थे, वही उनके जीवन के मूल स्तंभ थे। उनके दो पुत्र थे, प्रभुदास, शिवदास। बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, दोनों ही बेटे बहुत होशियार, चतुर थे। और वे चाहते थे कि वे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजें? इंग्लैंड भेजना चाहते थे। वे अपने बेटे को बैरिस्टर बनाना चाहते थे, और यही उनका सपना भी था। तो बच्चे भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते थे। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद, मतलब बीए हो गया उनका, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्हें ज्वर आने लगा, ज्वर, फीवर आने लगा। डॉक्टरों को दवा डॉक्टरों की दवा होने लगी, मतलब उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। 1 मास तक एक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे। डॉक्टर साहब का भी कैरेक्टर स्केच हम देखेंगे। 1 महीने तक वहां एक डॉक्टर आते थे, पर ज्वर में कमी ना हुई, बुखार उनका कम नहीं हुआ। फिर भी दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनसे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। उनका बेटा जिसका नाम प्रभुदास था, बड़ा बेटा, क्षीण मतलब वे कमजोर होता जा रहा था, बहुत वीक होता जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी, न खड़ा हो पा रहा था, न बैठ पा रहा था, बहुत कमजोर हो रहा था। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद, प्रथम श्रेणी मतलब जब बीए का रिजल्ट आया, तो वो फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, उत्तीर्ण, पास होना का शुभ संवाद, शुभ समाचार, गुड न्यूज सुनकर भी उसके चेहरे पे हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। जब उसे पता चला कि बीए में वो फर्स्ट क्लास से पास हो गया, तो भी उसके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं दिख रही थी। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था, हमेशा बहुत चिंता कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, बुखार उतर ही नहीं रहा था, कमजोर होता जा रहा था। उसे अपना जीवन कैसा लग रहा था? बोझ सा, एक बर्डन सा, बहुत भारी लगने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा। अब जो एक डॉक्टर थे जो रेगुलर उनके वहां विजिट कर रहे थे, तो अब उन डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ? किसने किससे कहा? चैतन्य दास ने डॉक्टर से कहा कि 2 महीने से दवा चल रही है, पर अभी तक कोई असर क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, संदेहजनक, डाउटफुली कहा, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको कोई डाउट में नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा ये अनुमान है, मेरा ये अंदाजा है कि इन्हें शायद ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस हिंदी में इसे कहा जाता है तपेदिक, टीबी की बीमारी है। उस समय टीबी की बीमारी अ, मतलब उसे जानलेवा माना जाता था, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता था। तो चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, व्यग्र चिंतित होकर, बहुत चिंता करके कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं, सभी लक्षण दिखाई देते, उसके सारे सिम्टम्स तो वही है, विजिबल वही है। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा,
जैसे अचानक कुछ तुमने सुन लिया, अरे टीबी हो गया है, नहीं 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 हो सकता, उस इमोशन से कहा। मानो भाव, इमोशंस, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो, विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाली बात जिसपे आप बिलीव ना कर सके हो। तो इजी वे में आप लिख सकते हो कि चैतन्य दास ने आश्चर्य से कहा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर, और उन्होंने कहा तपेदिक हो गया। सी, यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन मार्क हियर। एग्जाम में पूछेंगे तपेदिक हो गया किसने किससे कहा, तो यह चैतन्य दास ने डॉक्टर से कहा। यू कैन सी द एक्सक्लेमेशन मार्क, तपेदिक हो गया, ये विश्वास नहीं कर सकते ऐसे। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, खेद प्रकट करना, फीलिंग सैड, अफसोस के साथ कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। गुप्त रीति, सीक्रेटली, मतलब पता भी नहीं चले वैसे ही ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जर्म कीटाणु मिले हो, मतलब किसी मित्रों से उनको यह कीटाणु मिले हो। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? दवा करते रहिए, डॉक्टर ने कहा। अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। फेफड़े, लंग्स तक अभी तक ये बीमारी नहीं पहुंची है, तो उम्मीद कर सकते हैं, लेट्स होप कि वे ठीक हो जाए। ये बहुत पुराने समय की कहानी है। उस समय ट्यूबरक्लोसिस ये एक जानलेवा बीमारी होती थी। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकता, मतलब मैं ये बता तो नहीं सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया है, ऊपर से और 3-4 महीने। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। जाड़ों में, विंटर में जब ठंडी आएगी, तब इस बीमारी ये थोड़ी कम हो जाएगी। चलो, एक तो अच्छी बात कही करके चैतन्य दास अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। परिश्रम, हार्ड वर्क, मेंटल हार्ड वर्क, मतलब पढ़ने में पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो बैरिस्टर बनाना था, बाहर भेजना था। डॉक्टर कहते हैं मानसिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम के योग्य तो वे शायद ही हो सके, मतलब वो ठीक तो हो जाएंगे, पर बहुत पढ़ाई करे, उतना हार्डवर्क करे, शायद वैसे ना हो पाए। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम में भेज दूं तो कैसा हो? व्हाट इज सैनिटोरियम? मतलब जहां हम ऐसी पहाड़ी स्वास्थ्यालय, ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह पे जहाँ पे पेशेंट को बहुत दिनों तक रखा जाता है, खिलाया पिलाया रहना सब वहीं होता है, और वो जगह जैसे कोई हिल स्टेशन पे हो, और वहां उनका ट्रीटमेंट हो, पोल्यूशन फ्री, अच्छा एटमॉस्फेयर में, उसे कहा जाता है सैनिटोरियम। इंग्लिश में, हिंदी में पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दो, कहीं ऐसी जगह पर भेज दो, तो डॉक्टर कहते हैं बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि चैतन्य दास, उनके पिता, अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंता में है, और वे उन्हें सैनिटोरियम भी भेजने को तैयार है। आगे देखते हैं। चैतन्य दास पूछते, तो वो क्या पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, वहां पे जाके पूर्ण रीत से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। वो ठीक तो हो जाएंगे, परंतु फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, बहुत मेहनत नहीं कर पाएंगे। मानसिक परिश्रम जिसमें बहुत सोचना समझना है, वैसे काम तो वे अभी भी नहीं कर पाएंगे। तो चैतन्य दास नैराश्य भाव से निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। मतलब वो अगर हायर एजुकेशन अगर उनको नहीं मिल रहा है, तब तो उनका जीवन कैसा हो गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मतलब सब कुछ। गर्मी बीत गई, गर्मी भी चली गई, ट्रीटमेंट चल रहा है। चैतन्य दास ने अपने बेटे को सैनिटोरियम नहीं भेजा है। गर्मी बीत गई, बरसात आ गई, रेनी सीजन। प्रभुदास की दशा दिनों दिन, हर दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, वे पड़े पड़े, सोए सोए बहुधा बहुत
टाइम तक इस रोग पर, इस बीमारी पर बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे। व्हाट इज व्याख्याएं? उस टाइम पे गूगल तो होता नहीं था, बुक्स होती थी, तो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स लेटर्स लिखते थे, अपने आर्टिकल्स बुक में रखते थे, वैसी व्याख्याएं, बहुत बड़े बड़े लेख, हिंदी में सिंपल लेख पढ़ा करते थे। उनके अनुभवों से, उनके एक्सपीरियंसेस से वे अपनी अवस्था की तुलना किया करते थे। तो वे आर्टिकल्स पढ़ते थे और वे उससे अपना रिलेट करते थे कि अब मेरी हालत कैसी है। मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटल वर्क कर रहे थे, मानसिक पढ़ाई कर रहे थे। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था। तो प्रभुदास कैसे हो गए थे? अस्थिर चित्त, अस्थिर जो स्टेबल ना हो, वैसे हो गए थे। बहुत कंफ्यूज्ड होते थे, परेशान रहते थे। 2-4 दिन अगर उनकी दशा, उनकी स्थिति, तबीयत संभल भी जाती थी तो पुस्तकें देखने लगता। तो वो क्या करता था? पुस्तकें पढ़ने लगता। अगर वो ठीक फील करते तो वो पुस्तक देखने लगते थे और विलायत यात्रा की चर्चा करते। विलायत, उनका सपना था बाहर जाना, तो बाहर जाने पे क्या होता है क्या नहीं, उसकी चर्चा, उसकी ही बातें करते थे। ठीक हो जाते तो बुक्स रीड करते, खुद के बीमारी के बारे में सोचते, और बाहर क्या क्या होता है वो करते थे। तो उससे क्या होने लगता था? 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता। और अगर 2-4 दिन उनका ज्वर का प्रकोप, उनका बुखार बढ़ जाता, तो वो जीवन से निराश हो जाते, डिप्रेस हो जाते थे। किंतु कई मास के पश्चात, मास मतलब बहुत महीने के बाद भी, जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, कि मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगा, जब उन्हें लगने लगा, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। अब उन्होंने लाइफ के बारे में सोचना, जीवन के बारे में सोचना छोड़ दिया। ठीक होने पे वो बुक्स पढ़ते थे, बाहर जाने की बातें करते थे। बुखार बढ़ जाता था तो वो सोचते थे, अरे जीवन तो बहुत उदास हो गया है। पर धीरे 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 बहुत महीने बीतने के बाद अब उन्होंने जीवन के बारे में सोचना ही, उनकी चिंता करना ही छोड़ दिया था। मतलब यहाँ से वो पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। मतलब पथ्य पथ्य का विचार न करता, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पथ्य पथ्य का विचार नहीं करते। घर वालों की निगाह बचाकर, घर वालों की आंखों से बचाकर औषधियां, दवाइयां जमीन पर फेंक देते थे, गिरा देते थे। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाते, अपने मित्रों के साथ बातें करके टाइम पास करते, पर खुद के बारे में अब सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। यदि कोई उनसे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। अगर उनके मित्र या कोई उन्हें अपनी तबीयत के बारे में पूछते तो वो क्या करते? बहुत चिढ़ते, फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो। उनके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी। व्हाट इज शांतिमय उदासीनता? शांति मतलब वो बहुत शांत हो गए थे, काम हो गए थे। और उदासीन, अपने जीवन के प्रति अब उनमें कोई रुचि नहीं थी, बहुत कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था लाइफ के लिए। उनके बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। दार्शनिक मर्मज्ञता, दार्शनिक फिलोसॉफिकल बातें करने लगे थे वे। लाइफ के बारे में एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड आ गया था उनमें, दार्शनिक बातें करते थे। जीवन मूल्यों के बारे में, सिंपल हिंदी अगर आपको लिखना हो तो भी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथा, सामाजिक प्रथा, समाज में जो नियम होते हैं लोगों के बीच में, अब वे निर्भीकता से उनकी आलोचनाएं करते थे। अब वे बैठे बैठे फिलोसॉफिकल बातें करते थे, तो समाज में जो भी बुरा चल रहा है, उन्हें जो नहीं लग रहा था, जो बुराइयां दिख रही थी, उनके बारे में वे बिना डरे, निर्भीकता, बिना डरे उनकी बुराई करते थे। अरे ये नहीं होना चाहिए, समाज में गलत है, ऐसा। पढ़े लिखे तो थे वो। यद्यपि यद्यपि बाबू चैतन्यदास के मन में रह रह कर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तो यहाँ तक जो है उनके बेटे के बारे में लिखा था। तो ये आपका जब कैरेक्टर स्केच हम डिस्कस करेंगे तब ये भी हम देखेंगे। और यहाँ से उनके पिता को ट्रीटमेंट तो चालू है चैतन्य दास का, परंतु अब उनको लगने लगा था, क्योंकि वो क्या थे? अर्थशास्त्री। खर्चा, फिजूल खर्चा लग रहा था अब उनको। उनको लग रहा था
कि जब उसका परिणाम विदित है, मतलब हमको पता है कि क्या होने वाला है बेटे के साथ, ठीक तो होने वाले नहीं है, तो अब जो धन का अपव्यय, अपव्यय मतलब जो फिजूल खर्ची हो रही है धन की, उससे अब क्या लाभ? तो वो ये धन का खर्चा क्यों कर रहे थे? दो रीजन थे। नंबर वन, पुत्र प्रेम के कारण, अभी भी पुत्र से प्रेम करते थे, और कुछ लोक मत, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, उसके डर से वे बेटे के दवा दर्पण में, दवा दारू में उनका खर्चा करते थे। तो यहां तक जब आप लिखेंगे प्रभुदास के बारे में, होनहार, पिता की बात मानना, इंग्लैंड जाना सपना, बैरिस्टर बनना था, और जैसे ही बीमार होने के बाद अंत में वे दार्शनिक बातें करने लगे थे, जीवन से उनकी रुचि हट गई थी। ये बड़े बेटे का कैरेक्टर स्केच है। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। अब विंटर सीजन आ गया। चैतन्य दास बेटे के पास बैठे थे, और चैतन्य दास मतलब उनके पिता। किसके पिता? प्रभुदास के पिता। चैतन्य दास उनका नाम है। तो वे बैठे थे अपने पुत्र के पास, और डॉक्टर को प्रश्नात्मक, जैसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उस दृष्टि से देख रहे थे। डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, जब उन्होंने टेम्परेचर देखा, अरे अभी भी फीवर है थर्मोमीटर से, तब तो चैतन्य दास क्या बोलते, अब तो जाड़ा आ गया। आपको कुछ अंतर मालूम होता है? मतलब अब तो विंटर भी आ गया, अब आपको लगता है कि कुछ वो ठीक हो रहे हैं? विंटर, जाड़ा, या आप लिख सकते हो ठंड का मौसम। डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जा रहा है। किसने, किससे कहा? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं, दुस्साध्य, और उनकी हालत बिगड़ रही है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? गुस्से में पूछते, तो आपने अब तक मुझे क्यों इस भ्रम में डाल के रखा था? मुझे उल्लू बना रहे थे, मतलब आप मुझे संशय में डाला था कि ठंडी में वे अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो, तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। ये लाइंस आती है, इनका मतलब समझेंगे। वे डॉक्टर से गुस्सा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने मुझे अब तक ऐसा क्यों कहा कि वो जाड़े में ठीक हो जाएंगे? दूसरे की सरलता, अगर सामने वाला इंसान सीधा है, तो आप उसके सीधेपन का फायदा उठा रहे हो, और अपना मतलब पैसे कमाने का मतलब जो है वो कर रहे हो। इससे आप सज्जनता, मतलब आप फिर कोई भले इंसान नहीं कहला सकते हो। मतलब मैं कैसा हूँ? बहुत सीधा हूँ, हाँ। और आप मेरे सीधेपन का क्या कर रहे थे? फायदा उठा रहे थे, और आपने मुझे कहीं ना कहीं जाड़े में हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक करके मेरा, मुझे अभी तक इसी भ्रम में रखा। ये कह के वे गुस्सा हो रहे थे डॉक्टर से। अब यहाँ डॉक्टर कैसा है ये पता चलेगा, उसका कैरेक्टर स्केच है। सॉरी। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, बहुत पोलाइटली, ऐसी दशा में हम केवल अनुमान कर सकते हैं। दशा, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम केवल अनुमान, अंदाजा लगा सकते हैं। अनुमान सदैव सत्य नहीं होते हैं, और मैंने अंदाजे से कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, पर ये सदैव सत्य नहीं है। आपको जेरबारी अवश्य हुई, आपको परेशानी हुई, आपके पैसे खर्च हुए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। मेरी क्या इच्छा नहीं थी? आपको भ्रम में डालने की, आपको मतलब आपको संशय में रखने की, आपको गलत बात बताने की मेरी बिल्कुल भी, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरी वैसी इच्छा नहीं थी। तो हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर कैसा था? कैरेक्टर स्केच, ईमानदार था, उसे बीमारी का पता चला, उसने पूरी मदद की, उसने दवाएं दी, और उसने बार बार उन्हें ये भी बताया कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। वे ईमानदार थे, उन्होंने चैतन्य दास को भ्रम में नहीं रखा। ये डॉक्टर का कैरेक्टर स्केच है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। तो यहां तक हमें समझ में आता है कि पिता को समझ में आ गया है कि पैसा खर्चा हो रहा है, वो पैसा व्यर्थ जा रहा है, पुत्र ठीक होने वाला नहीं है, और पुत्र अपनी जिंदगी से हार चुका था। अब छोटा बेटे की एंट्री यहाँ पे हो रही है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था, वो पढ़ाई करने गया था तो अब आया था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, जब डॉक्टर की और उनके पिता की बात हो रही थी, तब वो बोले, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। आप, तो वो अपने
पिता का साइड लेते हुए डॉक्टर से कहता है कि क्योंकि डॉक्टर से उन्होंने बहुत बुरी तरह से बात की थी उनके पिता ने, तो यहाँ पे कि आप सीधे इंसानों का भ्रम में डाल रहे हो और फायदा उठाया आपने वगैरह। तो उनका बेटा बोल रहा है कि आप पिताजी की जो मुश्किल है उनका अनुमान कर सकते हैं, अगर उनकी बात आपको नागवार लगी, आपको कुछ बुरा लगा, तो आप प्लीज उन्हें क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ हम शिवदास जी का भी कैरेक्टर देख सकते हैं कि वो बहुत नम्र है, पिता का साथ देते हैं, पढ़ने में होशियार है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य प्रेम से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों आए हो यहाँ पे अपनी पढ़ाई छोड़ के? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। मतलब तुमको तो शांति ही नहीं है, तुम तो रुक ही नहीं पाते हो, हर बार यहाँ चले आते हो। मतलब वो चाहते थे कि उनका छोटा बेटा पूरी तरह से किस पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो शिवदास ने लज्जित होकर कहा, लज्जित मतलब अ, पिता ने डांटा है तो थोड़े शर्म से कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। तो शिवदास का एक और कैरेक्टर स्केच, अपने भाई के से वो प्यार करते हैं और उनकी चिंता उन्हें थी, परंतु वे अपने पिता को ज्यादा मान दे रहे। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, एक विकल्प, एक ऑप्शन है, एक रास्ता है। इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। कहाँ? इटली के सैनिटोरियम में। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। 3,000 उस समय 3,000 बहुत बड़ी रकम थी, खैर। तो साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे? पिता का पूरा इंटरेस्ट किस चीज में है? क्या वहां से पक्का अच्छा ही होके आएगा ना? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से कही नहीं जा सकती। अगर कोई साधारण बीमारी है तो भी हम 100% श्योरिटी के साथ निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते। तो ये नहीं कह सकता कि वो पक्का ठीक ही होके आएंगे। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यो के त्यों लौट आए तो? मैंने इतना पैसा खर्चा करके 3,000 रुपये देके अगर उन्हें भेजा उधर, और फिर भी वे कैसे होके आए? वैसे के वैसे। कहाँ भेजा? इटली के सैनिटोरियम में। और फिर भी वे ठीक होके नहीं आए, तब क्या होगा? जो के त्यों वैसे के वैसे। तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी, तस्कीन तसल्ली, आपको तो शांति तो मिलेगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। किसने किससे कहा ये वाली लाइंस? डॉक्टर साहब ने पिता से कहा। आधी रात तक घर में प्रभु, अब डॉक्टर चले गए यहाँ एक बोल के कि इटली भेज दो। अब प्रभुदास, आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा, वाद विवाद डिस्कशंस होते रहे। प्रभुदास को तो जीवन से कोई आशा ही नहीं थी अभी। चैतन्य दास, उन प्रभुदास के पिता चैतन्य दास, कहानी का प्रमुख कैरेक्टर, का कथन था, एक संदिग्ध फल के लिए, संदिग्ध, डाउटफुल, जहां पे शंका हो कि यह होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ऐसे काम के लिए 3,000 का खर्च करना क्या बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है? उनका मानना था कि ये कोई एक बुद्धि वाला अ, बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धि वाला डिसीजन नहीं ले रहे। अगर हम उसको भेज रहे हैं 3,000 का खर्चा करें और पता भी नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। शिवदास भी उनसे सहमत था। शिवदास बेचारा, उसको भी लग रहा था कि हाँ ठीक ही है, कि बेचारा नहीं कहना चाहिए शिवदास को यहाँ पे, पर उसने भी अपने पिता की बात मान ली कि हाँ ठीक ही है पिता, कि उसे नहीं भेजना चाहिए। परंतु उनकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। तो यहाँ शिवदास, आई रिपीट, बेचारा नहीं कह सकते उसे, तो वो अपने पिता का साथ दे रहा है। उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि हाँ चलो, इतना पैसा पता नहीं खर्चा करे सही है कि नहीं। और उनकी माता, यहाँ माता का कैरेक्टर स्केच भी देखेंगे और उनकी माता का पिक्चर में एंट्री हो रही है। उनकी माता विरोध कर रही है, किसका? अपने पति चैतन्य दास का, कि उन्हें लगता है कि अपने बेटे को बाहर, विदेश
₹3000 खर्चा करके भेजना चाहिए। तो इसके आगे की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, बाय-बाय।